हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग अपने सोल्यूशन वाले लेक्चर के अब न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में आ गए हैं और इसके न्यूमेरिकल बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। और एनसीईआरटी को अपने ऐसे समझिए कि आपको जो है मतलब एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल, ठीक है ना। मतलब आप समझिए पहले एग्जाम्पल, फिर इंटेक्स्ट, एक्सरसाइज, ये तो आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। और फिर उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये अच्छे से आप सॉल्व करते रहिए। मैं न्यूमेरिकल के 4 सीरीज बनाऊंगा, एक में आपको ये सब डिस्क मिल जाएगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, इंटेक्स्ट और जो है एक्सरसाइज, और उसमें जो है एग्जाम्पलर। ये 4 आपको एक सेक्शन में करा दूंगा मैं। और बाकी दूसरा जो सेक्शन होगा न्यूमेरिकल का, उसमें रहेगा जेई और जो है नीट के लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी हैं, ठीक है। लास्ट 10 ईयर बहुत है आपके लिए, बाकी आप बना ही लेंगे। और उसके बाद जो तीसरा सीरीज रहेगा न्यूमेरिकल का, उसमें रहेगा एडवांस लेवल के प्रॉब्लम, ठीक है, यानी चैलेंजिंग प्रॉब्लम। तो 3 सेक्शन में न्यूमेरिकल रहेंगे और आप अच्छे से अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। और आप कर ही रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे आंसर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए जरा, ये क्वेश्चन मैंने कुछ लिख रखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। आ जाए आंसर बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं तो सॉल्व करूंगा ही, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो चलिए जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से। If 2.5 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H4 है ना, वो H is added 20 ग्राम ऑफ H2, then find freezing ना, then find क्या क्या बताना है आपको। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बताना है, और अगर टेम्परेचर घट के इतना हो जाए तो कितना। अब टेम्परेचर घट के इतना होने का मीनिंग तो समझो, जैसे मान लो अपने पास ये पानी बॉटल है, अब इस पानी बॉटल में मान लो वाटर, ये वाटर में दे भी रखा है, इसका टेम्परेचर अगर घट के -10 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो इसके अंदर जो पानी है वो कितना आइस के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, अपने को ये अमाउंट कैलकुलेट करना है। और इस टाइप के प्रॉब्लम आजकल ट्रेंडिंग में है, इससे अच्छे से इस क्वेश्चन को जो है हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप खुद ट्राई करिए, नहीं तो मैं तो सॉल्व करूंगा ही, ठीक है। तो देखिए जैसे पहले वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी कुछ मिटाऊंगा नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप देखिए, पहले फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रखा है। सबसे पहले देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछ रखा है। तो आपको अच्छे से पता है, ठीक ना, कि आपका जो डेल्टा टीएफ है सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है ना, सोल्यूशन 1 का फर्स्ट पार्ट। तो आपको पता है भाई डेल्टा टीएफ जो होता है, ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, देखो KF इंटू M और इंटू क्या होता है तुम्हारा I, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो I है वांट ऑफ फैक्टर एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 के बराबर। फिर अगला देखो ध्यान से, आपको दे रखा है, ये देखना 25 ग्राम ऑफ इतना। तो हमें मोलरिटी पता चल जाए तो सारा काम बन सकता है, क्योंकि मोलरिटी अपने को नहीं पता है, मोलरिटी निकाल ली जाती है भाई। तो अब देखो यहाँ से थोड़ा और इक्वेट किया जाए, KF अपने को दे रखा है, तो KF कितना दे रखा है 1.86। मोलरिटी अगर मुझे लिखनी है तो ये क्या हो जाएगा, देखो मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, देखो क्या हो जाएगा, बोलो मास ऑफ सॉल्वेंट, या वैसे लिख दे रहा हूं, देखो वेट ऑफ किसका, देखो सॉल्वेंट का, और इनटू वांट ऑफ फैक्टर तो 1 वही, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा और इक्वेट किया जाए। तो अब देखो यहाँ से 1.86 है, तो इक्वल टू देखो क्या हो गया 1.86 इंटू, अब मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोल ऑफ सोल्यूट का आंसर देखो, सोल्यूट ये ही है तुम्हारा एथिलीन ग्लाइकॉल, तो मोल क्या होता है, देखो गिवन वेट यानी 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास पहले भी सॉल्व किया था, बहुत सारे लोगों को याद होगा, 62 जोड़ लीजिए, कार्बन 24, हाइड्रोजन 6 हो गया 30, है ना, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देखो 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 हो गया 30, और 2 ऑक्सीजन हो गया 32, जोड़ लीजिए आ गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये हो गया 62, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट देखो वाटर है, और ये कितना है 20 ग्राम, तो मैं अच्छे से पता है, इसको मुझे 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये देखो क्या हो गया 1.86, ये हो गया 2.5 इंटू कितना हो गया, देखो 1000, और पूरे का डिवीजन आप देखो ध्यान से, तो 62 इंटू कितना हो गया 20। बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब इसको जो है ध्यान से देखेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये डेटा हमें मिल जाएगा, कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3.7, कर लीजिएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब देखना ध्यान से, इसके बाद तो हमें देखो डेल्टा टीएफ क्या होता है, तो डेल्टा टीएफ ये होता है कि आपका बॉल जो है फ्रीजिंग पॉइंट मान लो पहले T0F था, अब घट के देखना ध्यान से, टीएफ मान लो हो गया
और इसकी वैल्यू कितनी हो गई देखो 3.7। ध्यान से देखना, तो वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट तो फिक्स होता है, कितना होता है भाई 0 डिग्री सेल्सियस। यानी देखो माइनस, अब यही जो डेल्टा, ये जो टीएफ है, यही तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन है। यही क्या है तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट, यही है तुम्हारा सोल्यूशन का, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम लोग टीएफ निकालेंगे तो टीएफ की वैल्यू कितनी हो गई -3.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और यही तुम्हारा क्या है, यही है तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो आई होप फर्स्ट वाला प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना था, बस आप मोलर की निकालिए, आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकेंड वाले प्रॉब्लम को अच्छे से देखिए, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं। तो सेकेंड वाले प्रॉब्लम में थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए और उसमें थोड़ी सी दिमाग लगाइए। चलिए थोड़ा देखिए, अच्छे से एक बार ट्राई करिए, शायद आपसे आ जाए, नहीं तो मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो देखिए सेकेंड वाले प्रॉब्लम में जो इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें देखो जरा ध्यान से, आपसे ये पूछ रखा है कि अगर आप जो है टेम्परेचर डिक्रीज करके -10 डिग्री सेल्सियस कर दो, ठीक है ना, तो कितना आइस, कितना जो वाटर है आइस के फॉर्म में डिस्प्लेस हो जाएगा, उसकी बात पूछ रखा है। तो डरने की जरूरत नहीं है, देखना ध्यान से, आपको डेल्टा टीएफ तो पता ही है भाई, है ना। तो सेकेंड पार्ट देखो ध्यान से, या बी पार्ट इसका क्या है, तो बी पार्ट में देखो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा टी नॉट एफ, है ना, और माइनस क्या हो गया टीएफ इक्वल टू, ये देखो क्या हो गया के एफ इंटू एम, है ना, इंटू आई, आई की वैल्यू 1 ही है, कोई टेंशन ही मत लीजिए आप, और जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सॉल्व करना है। तो आप देखना ध्यान से, डेल्टा टीएफ निकालते हैं, देखो ये तो 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, माइनस टेम्परेचर घट के कितना कर देना है -10 डिग्री सेल्सियस। तो यानी टेम्परेचर जो वेपर, जो आपका सोल्यूशन है, उसका जो टेम्परेचर है उसको घटाते घटाते कितना कर देना -10 डिग्री सेल्सियस। तो जब -10 डिग्री सेल्सियस ये हो गया, केएफ भी आपको पता है 1.86, ये देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा मोल सोल्यूट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बोलो मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। और सॉल्वेंट का मान देखो ग्राम में ही रखा है, देखा जाए इसको ग्राम में रख दिया जाए, तो इंटू क्या हो जाएगा देखो 1000 और इंटू क्या होगा देखो वांटा फैक्टर, अब सारी वैल्यू रखो, आपको इथिलीन ग्लाइकॉल है, वांटा फैक्टर 1 हो गया, इधर से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया देखो 1.86। अब थोड़ा इधर आते हैं, तो मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोल तो वही है, उतने ही मिलाया गया था, कितना मिलाया गया था यहाँ 2.5 ग्राम। अब इसका मोलर मास इथिलीन ग्लाइकॉल का 62 और इंटू कितना हो गया देखो 1000, है ना, और इंटू कितना हो गया 1, क्योंकि वांटा फैक्टर हो गया 1। मास ऑफ सॉल्वेंट को हिट करो, तो अब देखना मास ऑफ सॉल्वेंट पहले कितना था 20, और जब आइस डिस्प्लेस हो गई तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा, तो मान लेता हूं मैं n ग्राम आइस डिस्प्लेस हो गई। ये लाइन याद रखते रहना, ठीक है ना। हम लोग यहाँ बस एक लाइन अच्छे से लिख दिया करते हैं, हमेशा याद रखा करो कि लेट, ठीक है ना, ये लिख दे रहा हूं मैं बाद यहाँ ऊपर में, लेट m ग्राम, ठीक ना, m ग्राम आइस इज डिस्प्लेसेस, ठीक है ना, अच्छे से याद रखो, आइस इज डिस्प्लेसेस, ये आप अच्छे से दिमाग में रखे रहिए, ठीक ना। तो अगर m ग्राम आइस डिस्प्लेस हो गई तो पहले क्या था देखो 20, और m ग्राम यहाँ डिस्प्लेस हो गया तो 20 माइनस कितना हो गया m के बराबर, और यही m तुमसे पूछ रखा है, थोड़ा सा इक्वेट कर दिया जाए, तो ये देखो 10 इक्वल टू कितना हो गया 1.86 इंटू कितना हो गया देखो 2.5 इंटू कितना हो गया देखो 1000, और पूरे का डिवीजन देखो ध्यान से, तो ये कितना हो गया 62, और विद इन ब्रैकेट में 20 माइनस क्या हो गया m के बराबर। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो जब आप m यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आइस डिस्प्लेस हो जाएगा, कैलकुलेशन घर पे कर लीजिएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 12.5 ग्राम, ठीक है ना। अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, मतलब उसका जो दूसरा पार्ट था ये अच्छे से दिमाग में रख लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है और आ रहे हैं पेपर में, ठीक है ना। कितना आइस डिस्प्लेस होगा, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सॉरी, तो ये जो है आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम को हिट करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम अपने आप में भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, अब इसमें थोड़ी सी ऑर्गेनिक आपकी चेक करनी है, ठीक है ना। तो एक बार आप उससे ट्राई कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है मतलब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि इसमें आपको कितनी ऑर्गेनिक आती है, ठीक है ना, इसकी चेकिंग करना चाह रहा था जेई वाला। तो आप जरा बताइए इस क्वेश्चन को कितना आएगा कितना नहीं आएगा, बाकी मैं सॉल्व करूंगा ही, आपको
पता ही है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लेना ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। मतलब वही है भाई, जो अपने पास पानी था, जैसे मान लो अपने पास जो है बॉटल में पानी है, तो जितना आइस सेपरेट होगा तो इस पहले 20 था, इसी में से ना घटेगा, तो कितना घट रहा है मान लो m, और उसी को कैलकुलेट कर लेना है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। सेकंड वाले प्रॉब्लम को वीडियो पॉज करके फिर से आप एक बार ट्राई करिए, और आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो सॉल्व करूंगा ही, ठीक है। चलिए देखिए सेकंड वाले प्रॉब्लम को, ठीक है ना, खूब अच्छे से ध्यान से देखिए। तो सेकंड वाले प्रॉब्लम में अपने को क्या करना है, डेल्टा टीएफ कंपेयर करना है। तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये है आपका क्या है, 1 मोल, ध्यान से देखो, 1 मोल आपके पास ट्राइफिनाइल एल्कोहल है ना, ठीक है ना, बस में, और किसमें डिजॉल्व हो रहा है, इन 100 ग्राम H2SO4, अच्छे से याद रखो, 100 ग्राम H2SO4, ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड आपको दे रखा है, सेकंड आपको क्या दे रखा है, 1 मोल ही है ये भी, सेकंड आपको दे रखा है 1 मोल है इतना मिथाइल एल्कोहल, है ना, और ये तुम्हारा डिजॉल्व हो रहा है इन 1000 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है ना। बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, इसी से सब कुछ अपने को मिलने वाला है। तो पहली चीज देखो अब आप खूब अच्छे से, तो आपको देखो सॉल्वेंट यही है यहाँ भी, और सॉल्वेंट दोनों में हो गया कॉमन, सॉल्वेंट दोनों में हो गया कॉमन। तो इसका अगर डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग मान लेते हैं डेल्टा TF1 है, तो ये देखो क्या हो गया तुम्हारा, अब इसका जो KF है ना, अब देखो KF हमें H2SO4 वाला यूज करना है, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो KF इंटू, अब देखो मोल ऑफ सोल्यूट 1 दे रखा है, ठीक है, डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये भी फिक्स हो गया, तो मोल भी फिक्स हो गया, ठीक है ना, इनटू देखो क्या हो गया, 1/2 फैक्टर में सिंपल सा लिखूं, ये देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, M1 लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, अच्छे दिमाग में बैठो। और ये क्या हो गया तुम्हारा I1 पहले सोल्यूशन के लिए, और तुम्हें अच्छे से इसको चलो TF1 भी लिख देता हूं मैं। दूसरे सोल्यूशन के लिए अगर मैं डेल्टा TF निकालूं, तो डेल्टा TF2 मान लो, ये क्या हो गया देखो KF2, और इंटू क्या हो गया देखो M2, और इंटू क्या हो गया देखो I2, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, हमें दोनों को कंपेयर करना है, तो डेल्टा TF1 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF2 कर देते हैं हम लोग। तो डेल्टा TF1 यहाँ से निकालो, ये देखो ध्यान से, बहुत अच्छे दिमाग में बैठा होगा, देखो सॉल्वेंट फिक्स है, सॉल्वेंट फिक्स है, तो यहाँ से आपको अच्छे से मिल गया है, सिंस क्या क्या मिल गया है, KF1 इक्वल टू क्या हो गया देखो KF2 एंड, ठीक ना। अब देखो मोल भी फिक्स है और सॉल्वेंट भी फिक्स है, तो मोलरिटी भी आपस में सेम हो गई, यानी M1 इक्वल टू M2, ठीक है ना। ये आपको प्रॉब्लम में दे रखा है, देखो 1 मोल डिसॉल्व इन 1000 ग्राम, तो मोल फिक्स है, सॉल्वेंट फिक्स है, तो मतलब मोलरिटी फिक्स है, मोल फिक्स है, सॉल्वेंट फिक्स है, मतलब मोलरिटी फिक्स है। तो अब यहाँ से हम लोग जब डिवाइड करेंगे, तो देखो आपको सब कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा केवल क्या, I1 डिवाइडेड बाई I2। तो अगर आपको, ठीक ना, I1 और I2 पता चल जाए, अगर आपको I1 और I2 पता चल जाए, तो हम लोग आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि किसका कितना होने वाला है, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, थोड़ा इस वाले क्वेश्चन को मैं अरेंज कर दूंगा, इसको थोड़ा सा इरेज करके, ठीक ना, देखना मैं ध्यान से बनाता हूँ इसको। अब हमें 1/2 फैक्टर पता चल जाए दोनों सोल्यूशन से, दोनों आपके जो सोल्यूट है, तो मजा आ जाए, सब आपका आ जाएगा, क्योंकि I1 I2 यहाँ से पता कर लेंगे। अब हमारे पास देखना ध्यान से, बहुत अच्छे ट्रू लेक मिलेंगे, देखना ध्यान से, हमें क्या करना है, देखो PH3 है ना, आपका ट्राइफिनाइल एल्कोहल है, कार्बन के साथ में OH, और इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, ठीक है ना। भाई जितने आयन बनेंगे वही उतने क्या हो जाएंगे तुम्हारे 1/2 फैक्टर। तो फॉर I1 हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, तो I1 कैसे आएगा, देखो I1 निकालने के हम लोग यहाँ से इसको इक्वेट कराते हैं। अब बताओ जरा इसमें कितने आयन बनेंगे रिएक्शन के बाद, ठीक है। चलिए अगर बन गया तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ देखो, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हमें ब्रेक करना है कैसे, H+, और कैसे ब्रेक करना है, HSO4- में। कैसे ब्रेक करेंगे, H+, और किसमें ब्रेक करेंगे, HSO4- में, ठीक है ना। अब मैं एक थोड़ा सा रूल आपको ऑर्गेनिक के लिए बता दूं, तो उसको दिमाग में रखते रहिएगा, और हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये काम करेगा। एवरी ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, तो सब में ये काम करता है।
देखना ध्यान से, आप बहुत अच्छे जानते होंगे, ठीक है ना, कि जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है ना, तो रिएक्शन है, तो रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक क्या होता है अटैकिंग एजेंट। तो अच्छे से याद रखो, देखो कोई भी रिएक्शन हो उसमें कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, और इस सबस्ट्रेट का रिएक्शन आपका अटैकिंग एजेंट के साथ में होता है, और क्या बनता है पहले, रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बनता है पहले, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है ना, और रिएक्शन इंटरमीडिएट फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो हमें प्रोडक्ट का काम है नहीं फिलहाल इस क्वेश्चन में, हमें क्या इंटरमीडिएट बनेगा इसका काम है, ठीक है ना। तो अब देखना, ये एक रूल समझ लो अच्छे से तुम, जब भी कोई सबस्ट्रेट ऐसा हो, ये याद रखे रहना, इस सबस्ट्रेट के अंदर, ठीक ना, याद रखना, इस सबस्ट्रेट के अंदर यानी है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इस सबस्ट्रेट में क्या हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, और इस सबस्ट्रेट के अंदर पाई बॉन्ड हो। अच्छे से याद रखो, चाहे डबल बॉन्ड हो और चाहे ट्रिपल बॉन्ड, इससे लेना देना नहीं है। और जो अटैकिंग एजेंट हो इसमें दो पार्ट हो, एक पार्ट हो इलेक्ट्रोफाइल वाला यानी प्लस वाला, और एक पार्ट हो न्यूक्लियोफाइल वाला यानी Nu माइनस वाला। तो होता क्या है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना, एक हो गया इलेक्ट्रोफाइल और एक क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो जब सबस्ट्रेट के अंदर लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों हो, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पहले जाके उसी लोन पेयर या पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक कर देता है। याद है, फिर से देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल और मतलब अटैकिंग एजेंट ऐसा हो जिसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों हो और सबस्ट्रेट के अंदर लोन पेयर और पाई बॉन्ड हो, तो पहले कौन अटैक करने जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ता है ये भी याद रखो, जहां पे लोन पेयर दिखे सिस्टम में यानी सबस्ट्रेट में, और जहां पे पाई बॉन्ड दिखे सबस्ट्रेट में, वहीं अटैक करेगा और कहीं अटैक नहीं करेगा। तो यहां से देखो इसके ऊपर ये अटैक करेगा और इंटरमीडिएट बनेगा। अब इंटरमीडिएट क्या बनेगा ये भी देख लिया जाए। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, ठीक ना। हमेशा याद रखो, कोई भी सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट के अंदर तुम्हें लोन पेयर दिख जाए, उस सबस्ट्रेट के अंदर डबल बॉन्ड दिख जाए, या उस सबस्ट्रेट के अंदर, ठीक ना, और करके उस सबस्ट्रेट के अंदर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, और आपको ऐसा अटैकिंग एजेंट मिले जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल भी हो और जिसमें तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल भी हो, तो ये इलेक्ट्रोफाइल पहले जाके अटैक करता है और इंटरमीडिएट का बना देता है कार्बोकेटाइन। ये रूल समझ में आ गया होगा, और हमेशा याद रखिए सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में लगाइए, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से प्रोडक्ट बन जाए ना, तो जो है बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन को किया जाए भाई, ठीक है ना, ये तो है रूल जो आपको ध्यान में रखे रहना है, ठीक है। तो अब ये जरा इसमें आते हैं हम लोग, तो कहाँ पे अटैक करेगा H+ पहले ये देख लिया जाए। तो देखो इस पूरे सिस्टम में यहाँ पे देखो ध्यान से, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, दिख रहा है ना सबको। तो ये, अच्छा एक चीज और याद रखो, जब भी सिस्टम में लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों हो तो जनरली लोन पेयर के ऊपर ही आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्योंकि उसके पास देखो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर तुरंत खाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो होगा क्या, देखो ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ वाला जो लोन पेयर है इसको खाने की कोशिश करेगा, मतलब ये हाइड्रोजन आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ जाके देखो जुड़ेगा। तो कैसे जुड़ेगा और इंटरमीडिएट कैसे बनेगा इसकी कहानी आप देखिए जरा ध्यान से। तो ये देखो क्या हो गया, ट्राइफिनाइल यानी PH3 ट्राइसी हो गया, ऑक्सीजन के साथ में एक H पहले से था, एक H और जाके जुड़ गया और एक लोन पेयर भी बचा हुआ है। और इसके साथ में देखो ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंसी ज्यादा बॉन्ड, इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है बोलो, लोन पेयर इधर दिखाता हूं मैं, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, खूब अच्छे दिमाग बैठाओ। एक लोन पेयर बचा है अंदर, स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो, पीरियोडिक में पढ़ा था आपने, कभी भी किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आने से आपको पता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे A+ है, इसकी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। ये ऑर्गेनिक का, ठीक है ना, मतलब समझिए रामबाण रूल है, ठीक है ना। कोई भी एसिडिक बेसिक करेक्टर है इधर से बनाओ, बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कब आएगा पॉजिटिव चार्ज, जब वैलेंसीज ज्यादा बॉन्ड होंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा, देखना ध्यान से, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का शेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन पूरा पूरा अपने साइड में खींच लेगा। तो जैसे अपने साइड में खींचेगा तो अब देखिए क्या क्या आयन बनने वाले हैं, अब हम रिएक्शन को क्लोज करने वाले हैं। तो अब देखो जैसे ये इधर से निकला, हुआ क्या, देखो ट्राइफिनाइल और इसके साथ में कार्बन लगा हुआ है, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज।
फिर अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से H2O बन रहा है, तो अब ये सब रिएक्शन में देखो ध्यान से H2SO4 आपको अच्छे से पता है ये तभी एसिड का काम कर रहा है जब ये एक्वस है, तो पानी खूब ढेर सारा है, तो जो यहाँ पे वाटर निकलेगा ये एक्चुअली में निकलेगा क्या, देखो H2O एक्वस, ये H2O क्या निकलेगा एक्वस, और प्लस देखो जरा ध्यान से ये क्या बन जाएगा तुम्हारा HSO4 माइनस, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है ये जो H2O एक्वस है ये ऐसे तो रहेगा नहीं, ये किस फॉर्म में रहता है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में, किस फॉर्म में रहता है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 मॉलिक्यूल H2SO4 लेना पड़ेगा, और ये क्या बनेगा 2H प्लस और क्या हो जाएगा 2HSO4 माइनस। तो एक H के साथ में देखो ये एक्वस हुआ और ये बन गया क्या तुम्हारा, देखो हाइड्रोनियम आयन, ये देखो प्लस क्या हो गया तुम्हारा हाइड्रोनियम आयन, और प्लस क्या हो गया देखो 2HSO4 माइनस। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, क्योंकि वांडा फैक्टर में आयंस का काम बन जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस बोलो इधर कितने हैं, ठीक ना, तो 1 2 3 यानी 1 इधर 2 इधर 2 इधर पे 4, कितने नंबर ऑफ आयंस हो गए 4, तो यानी वांडा फैक्टर, ठीक ना, यानी I1 हमें मिल गया और I1 की वैल्यू कितनी हो गई 4 के बराबर। आई होप ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड वाली रिएक्शन, ठीक है ना। तो सेकेंड रिएक्शन को अच्छे से देखो, उसको भी आपको सिखा दिया जाए, ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको इसको नोट भी करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं I2 कैसे निकलेगा। तो I2 निकालने के लिए क्या किया जाए, इसको ध्यान में रखा जाए, ठीक है। I2 कैसे निकलेगा इसको देखिए ध्यान से। तो अब मैंने मैग्नीशियम को थोड़ा बहुत समझा दिया है, तो I2 भी आप बता सकते हैं, डरिए नहीं। I2 अगर मुझे बताना है, अच्छा I1 4 आ गया है, ध्यान में रख के रहिएगा, ठीक है ना। तो I2 में निकालना है तो तुम्हारे पास देखो मिथाइल अल्कोहल है, CH3OH है। अब देखना ध्यान से, इसका भी रिएक्शन किससे हो रहा है, देखो H2SO4 के साथ में, किसके साथ में हो रहा है H2SO4 के साथ में। अब देखना खूब अच्छे से, अच्छा वहां पे जो कार्बोकेटायन बना था वो भी ध्यान में रख के रहना, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन, और आपको अच्छे से पता है ये बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो H2SO4 को फिर से ब्रेक कराओ, H प्लस ऑर्गेनिक के साथ में कैसा ब्रेकिंग होता है, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। ये देखो सिस्टम ऐसा है, यानी सबस्ट्रेट ऐसा है जिसके ऊपर लोन पेयर है, तो तुम्हें मैंने क्या बताया, ये तुरंत जाके लोन पेयर को खाएगा। अब जब ये लोन पेयर को खाएगा तो देखो CH3O और ये क्या हो गया H, और यहाँ पे देखो ध्यान से इसके ऊपर क्या होगा, एक H आके और जुड़ जाएगा। अब देखना ध्यान से, जैसे H यहाँ पे जुड़ा तो यहाँ इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और प्लस देखो ध्यान से ये क्या हो गया तुम्हारा HSO4 माइनस, ठीक है ना। ये बताओ इसको मैं तोड़ के कार्बोकेटायन बना दूं क्या, इसको मैं तोड़ के कार्बोकेटायन बना दूं क्या, तो आप बोलिए सर नहीं। आपने पढ़ा होगा डिहाइड्रेट एक्चुअली में, ठीक है, जब भी हम लोग एल्कोहल को हीटअप करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो रिएक्शन कौन सी होती है, डिहाइड्रेशन। और मिथाइल अल्कोहल कैन नॉट डिहाइड्रेट, क्योंकि आप अच्छे जानते हैं डिहाइड्रेशन के लिए कंडीशन होती है। ये देखो यहाँ पे अगर OH है तो ये अल्फा कार्बन है, और बीटा कार्बन, ये जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, वही अल्कोहल डिहाइड्रेट होता है। अच्छे से याद रखो, जिसमें क्या हो, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन हो, अल्फा कार्बन पे OH हो, बीटा पे क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन मत कराना, नहीं तो बच्चे करेंगे क्या, यही भी सब गड़बड़ करते हैं। अच्छे से याद रखो, क्योंकि ये रिएक्शन कौन सी है, डिहाइड्रेशन। पहली वाली भी डिहाइड्रेशन थी और दूसरी वाली भी डिहाइड्रेशन, यहाँ डिहाइड्रेशन अच्छे से नहीं होने वाला होगा, ये नहीं डिहाइड्रेशन। मिथाइल अल्कोहल कैन नॉट डिहाइड्रेट, पढ़ा होगा साइड में, नहीं पढ़ा है तो अभी ऑर्गेनिक चल रही होगी तो आप उसमें देखेंगे अल्कोहल वाले चैप्टर में, उसमें क्या पढ़ेंगे आप, मिथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन नहीं होता है। और यही एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे बच्चे गलती करके आए थे, उन्होंने क्या किया कि CH3 प्लस और प्लस से क्या कर दिया हाइड्रोनियम आयन और प्लस H2SO4, और नंबर ऑफ आयंस लिख दिए 3 और वांटा फैक्टर आ गया 3 और रेशियो आ गया तुम्हारा 4/3 और आंसर हो गया गलत। तो ये डिहाइड्रेशन नहीं शो करेगा बाबू, है ना, ये ऐसे पड़ा रहेगा उसी कंटेनर के अंदर। तो अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ आयंस हो गए 2, तो यानी I2 की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब सब कुछ वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ लाके थोड़ा रख दिया जाए, तो यहाँ जब रखेंगे तो आप देखो ध्यान से, डेल्टा TF1 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF2, I1 की वैल्यू बोलो, I1 की वैल्यू निकाला था आपने 4 और I2 की वैल्यू क्या निकाल दी है 2। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो
डेल्टा TF1 जब आप निकालेंगे तो ये देखो क्या हो गया, 2 से कैंसिल हो गया और 2 टाइम्स आप देखो यहाँ से क्या हो गया, 2 टाइम्स डेल्टा TF2, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट का डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट ट्वाइस ऑफ द सेकंड डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छे से दिमाग में बैठा लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पहले वाले भी अच्छे क्वेश्चन थे, जो फर्स्ट किया तो वो भी बहुत अच्छा था, और जो सेकंड कर रहा हूँ ये तो बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें आपको कितनी ऑर्गेनिक आती है इसकी टेस्टिंग जेई वाला करा रहा है। मतलब 2 चैप्टर को एक साथ, मतलब 2 केमिस्ट्री को एक साथ, ऑर्गेनिक और जो है फिजिकल को मिक्स करके अल्टीमेट क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हिट किया जाए बोलिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, बाकी तो हम करेंगे ही, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जैसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं तो हमें लगता है क्वेश्चन नंबर 3 शायद आ जाए, ठीक है ना। करके एक बार देख लीजिए, नहीं आएगा तो मैं तो कर ही रहा हूँ। तो आप देखो ध्यान से क्या हो गया भाई, 1000 ग्राम 1 मोलर सुक्रोज इन वाटर, ध्यान से सुनते रहना, 1000 ग्राम 1 मोलर सुक्रोज इन वाटर। मतलब क्या है देखो ध्यान से, अपने पास एक सुक्रोज सोल्यूशन है, वो अच्छे से ध्यान में रखे रहो। ये देखो ध्यान से, अपने पास क्या है भाई, ये है अपने पास सुक्रोज सोल्यूशन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ते रहिए, अपने पास सुक्रोज सोल्यूशन है, ठीक है ना। और खूब अच्छे देखना, सुक्रोज सोल्यूशन का जो मास है ना, ये कितना है देखो, ये है मास तुम्हारा 1000 ग्राम का। सुक्रोज सोल्यूशन का मास कितना है, 1000 ग्राम का। सुक्रोज कितना है देखो, 1 मोलर, ये तुम्हें दे रखा है 1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन इन वाटर। इसको ठंडा किया गया इतने से, व्हाट मास ऑफ आइस विल बी सेपरेट आउट दिस टेम्परेचर, ठीक है ना। बस कहानी बन गई आपको, से डेल्टा TF की वैल्यू पता चल जाए तो काम बनेगा। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू देखो क्या होता है, KF इंटू M इंटू 1 का फैक्टर। अब देखना ध्यान से, हमें इस सोल्यूशन के लिए बात करूंगा तो तुम्हें अच्छे से पता है I फॉर सुक्रोज, ठीक ना, ये भूलिएगा नहीं। I फॉर सुक्रोज कितना होता है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। KF अपने को दे रखा है 1.86। डेल्टा TF की वैल्यू अगर देखो ध्यान से तो क्या होगा, T0F और माइनस TF, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको डेल्टा TF की वैल्यू हो गई, और अच्छे से देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया 1.86 इंटू M और इंटू हो गया 1। अब M पता करना है और बाकी सब आपको पता है। ये देखो ध्यान से, आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट है ना वाटर में कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TF सोल्यूशन दे रखा है, कितना दे रखा है, -3.534 डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर डेल्टा TF निकालेंगे तो कितना हो गया देखो, 0 माइनस माइनस ये तो कितना हो गया 3.534 डिग्री सेल्सियस, है ना, इक्वल टू देखो ध्यान से 1.86 इंटू क्या हो गया M। अब देखो M पता चल जाए तो सारा काम बन जाएगा। अब M कैसे पता चलेगा, इसके लिए पहले M का फार्मूला लिख लिया जाए। तो M क्या होता है देखो, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है देखो, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय बोलो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखो ग्राम में दे रखा है ना, जो सोल्यूशन है तो मैं ग्राम में ही निकालता हूँ, ज्यादा अच्छी बात रहेगी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ग्राम में अगर मास है तो 1000 से इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए ये बात पता कर ली जाए तो काम बनेगा। मोल ऑफ सोल्यूट कितना है 1 मोलर, नो प्रॉब्लम। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे पता चलेगा, ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा अपने पे, ठीक है ना। तो ये कैसे पता चलेगा, देखिए जरा ध्यान से, करिए नहीं, ठीक है ना। आपको देखो क्या दे रखा है, सिंस मास ऑफ सोल्यूशन, ये तुम्हें दे रखा है मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, इक्वल टू कितना है 1000 ग्राम के बराबर है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। 1000 ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। अब हम लोग फिर यहाँ से देखते हैं भाई जो है, अब मास ऑफ सोल्यूशन में देखो जरा ध्यान से, तो मास ऑफ सोल्यूशन में देखो अगर ध्यान से क्या हो गया, हेंस मास ऑफ बोलो सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों मिला के कितने हो गए बोलो 1000 ग्राम के बराबर। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो आप देखो ध्यान से, जो सोल्यूट का मास है इसको मान लेता हूं मैं स्मॉल w ग्राम, ठीक है ना, मतलब इक्वल से जूम कर लिया, ये कितना है स्मॉल w से, ये कितना है तुम्हारा स्मॉल w, और जो सॉल्वेंट है इसको मान लेता हूं मैं कैपिटल W से, ठीक है ना। तो दोनों का मास हमने स्मॉल w और कैपिटल W मान लिया। खूब अच्छे से देखो, तो यहाँ से स्मॉल w और प्लस कैपिटल W, वैल्यू कितनी आ गई 1000 ग्राम के बराबर। इक्वेशन ऐसे रहने दीजिए, अभी देखना
इतना आपको इसका काम लगेगा और हम लोग वहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए और कुछ देख लिया जाए, क्वेश्चन में और कुछ अगर दे रखा हो तो क्वेश्चन में और कुछ अगर दे रखा है तो हम लोग और देख लेते हैं। इसका डेल्टा टीएफ निकाल लो, देखना अभी हमें को ट्रिक मिलेगा। तो सिंस अगर मुझे डेल्टा टीएफ निकालना है तो डेल्टा टीएफ क्या हो गया, केएफ इंटू एम और इंटू क्या हो गया, वांटा फैक्टर, ठीक है ना। तो डेल्टा टीएफ इसका कितना आ जाएगा, ये हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा टीएफ इसका केएफ कितना हो गया, देखो 1.86, मोल कितना हो गया तुम्हारा 1 और वांटा फैक्टर मोल देखो दे रखा है ना 1 मोल सुक्रोज सोल्यूशन। तो इस वाले सोल्यूशन का हम लोग डेल्टा टीएफ निकाल देते हैं, ठीक है ना। इस सोल्यूशन का कितना डेल्टा टीएफ आएगा और बाकी जब इतना घटेगा तब की मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। इतना जब घट के इतना हो जाएगा तब ये मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ वाली तो दे ही रखी है ओरिजिनल सोल्यूशन में, ठीक है ना। फ्रॉम ओरिजिनल सोल्यूशन ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, फ्रॉम ओरिजिनल सोल्यूशन जो आपको दे रखा है, फ्रॉम ओरिजिनल सोल्यूशन जब आपका पहला वाला दे रखा था, ठीक है ना। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लो। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो डेल्टा टीएफ देखो अगर ध्यान से तो कितना हो गया 1.86 दे रखा है, तो 1.86 बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो अब देखो जब जो है तुम्हारा डेल्टा टीएफ 1.86 हो गया तो थोड़ा इसको हम लोग और इक्वेट करें तो कुछ शायद आपको और मिल जाए, ठीक है ना। तो अब कैसे निकाला जाए, जब देखो ओरिजिनल सोल्यूशन तुम्हारा इतना था 1.86 डेल्टा टीएफ के जब टर्म में थे, तो यहाँ से और कुछ कर सकते हैं ताकि हमारा कुछ काम बन जाए। खूब अच्छे से देखो ध्यान से, दैट इज करके कुछ रीज करूंगा, थोड़ा सा यहाँ देखिए ध्यान से, इसके बाद इधर लिख रहा हूँ मैं। दैट इज देखो ध्यान से, डेल्टा टीएफ आपको पता है, ठीक है। अब इस फार्मूले को फिर से यूज करता हूँ मैं, यानी दैट इज क्या हो गया 1.86 इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा मोल सोल्यूट। तो मोल सोल्यूट क्या हो जाएगा, पहले 1.86 और ये क्या हो गया देखो केएफ और ये क्या हो गया देखो एंड सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर इसको ग्राम में रखूंगा तो इनटू क्या कर दूंगा मैं 1000। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो ध्यान से ये क्या हो गया 1.86 इंटू क्या हो गया ना 1.86 इक्वल टू ये देखो क्या हो गया 1.86 इंटू मोल ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का वेट तुमने कितना माना है W ग्राम, है ना। और सॉल्वेंट सोल्यूट का जो मोलर मास होगा, सुक्रोज का मोलर मास कितना होगा 342 और पूरे का डिवीजन मास ऑफ सॉल्वेंट तुमने माना है कितना ग्राम है देखो कैपिटल W ग्राम। तो कैपिटल W ग्राम और इनटू क्या हो गया देखो 1000, थोड़ा इक्वेट कर दो, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया अपने को, यहाँ से मिल गया 1 इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 और पूरे का डिवीजन देखो क्या मिल गया बोलो 342 इंटू कैपिटल W सॉरी, है ना। अब देखो यहाँ से थोड़ा और इक्वेट करो, तो यहाँ से आपको स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W कितनी वैल्यू मिल गई देखो जरा ध्यान से। स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो कितना हो गया 342 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1000, ठीक है ना। यानी इसको इक्वेट कर लो तो ये कितना हो गया तुम्हारा 0.342। खूब अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ से अगर मैं स्मॉल w निकाल लूं तो स्मॉल w कितना हो गया देखो 0.342 इंटू कैपिटल W। हमें देखो कैपिटल W का ही काम है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है यही काम पड़ेगा अपने को। तो अब देखो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर ध्यान से देखना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, पहले इसको मान लिया जाए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर ये वाला जो बना है इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो अब हम लोग क्या करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, है ना, फ्रॉम 2 एंड 3 बल्कि। तो फ्रॉम 2 एंड 3 थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है ना। यहाँ से ये वाला लाइन में इरेज कर देता हूँ, तीसरे वाले क्वेश्चन की ये लाइन है। तो अब देखना ध्यान से, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं देखो फ्रॉम 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 से आप जब सॉल्व करोगे तो कैपिटल W देखो मिल जाएगा। 2 एंड 3 को सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू यहाँ लाके रख दो। तो स्मॉल w इक्वल टू देखो एक बार कर ही दूं मैं, तो ये देखो क्या हो जाएगा 0.342 कैपिटल W प्लस कैपिटल W इक्वल टू कितना हो गया 1000। क्लियर हो रहा है। अब इसको और सॉल्व कर लो भाई। तो यहाँ से देखो आपका ठीक ना W कैपिटल कॉमन ले लो, तो कैपिटल W विद इन ब्रैकेट में क्या हो गया 1.342 इज इक्वल टू कितना हो गया देखो 1000। और यहाँ से कैपिटल W जब आप सॉल्व करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 1.342 कर लीजिएगा, ये आ जाएगा शायद 745। घर पे कैलकुलेशन कर लेना कॉपी पे 745.16, ठीक है ना। अच्छे से याद रख के रहना। तो W की वैल्यू इतनी आ जाएगी कैपिटल W।
7.4516, ठीक है ना। और स्मॉल w की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, ये भी हमको पता है। अब इसमें से घटा दीजिए 1000 में, स्मॉल w आ जाएगा तुम्हारा 254 ठीक है ना, 254.84 ग्राम, ठीक है ना। तो अपने को देखो मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया और मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, अभी भी अपना क्वेश्चन बना नहीं है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि कितना आइस सेपरेट होगा वो हमें देखना है। तो देखो जब टेम्परेचर घट के इतना हो गया तो कितना आइस सेपरेट होगी, ये वाला पोर्शन अभी हमें करना है। तो मैं कुछ चीजें इरेज करता हूँ, आई होप ये सब क्लियर हो रहा होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर लूंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो बस जो मास है उसी का मुझे नाम है, बाकी सब आ ही गया है। तो अब देखो जब डिप्रीजन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है घट के, देखो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 3.534, इक्वल टू क्या हो गया 1.86। अब देखो मोलरिटी ऑफ सोल्यूट, तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूट बोलो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट। ये देखो अब मोलरिटी लिखना है तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट। तो मोल ऑफ सोल्यूट जब आप लिखेंगे, एक लाइन यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट है ना। अगर इसको ग्राम में लेंगे तो यहाँ क्या करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई। अब देखना ध्यान से, हम लोग यही एज्यूम कर लेते हैं लेट, ठीक ना, कुछ भी ग्राम आइस आपकी डिस्प्लेस हो गई, लेट, ठीक ना। यहाँ लिख लो x ग्राम आइस इज डिस्प्लेसेस, ठीक ना। तो आइस जो है x ग्राम अगर डिस्प्लेस हो गई तब हम लोग यहाँ से और सॉल्व करते हैं। तो अब देखो ये कितना हो गया तुम्हारा 1.86 मोल सोल्यूट। मोल सोल्यूट कैसे निकलेगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो सोल्यूट का जो है वेट कितना आ गया, देखो 254.84 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना हो गया 342, और मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है देखो 345.16 ग्राम, और ये सब ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब देखो इसी सॉल्वेंट में से तो आई डिस्प्लेस हो रही है, तो माइनस क्या कर दूंगा मैं x, ये लाइन याद रख के रहना है। अब इसको थोड़ा और इक्वेट किया जाए तो 1.86 इंटू कितना हो गया देखो 254.84 इंटू कितना हो गया देखो 1000, और पूरे का डिवीजन आप देखो तो कितना हो गया तुम्हारा 342, और ये हो गया 74.16 माइनस x, और ये हो गया तुम्हारा 3.534। घर पे कर लीजिएगा, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और x की वैल्यू शायद आ जाएगी, कैलकुलेशन आप एक बार चेक जरूर कर लेना, 352.98 ग्राम। मतलब क्या होगा कि जब आपका जो है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 3.534 होगा तो इतनी आइस आपकी डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, इतना नहीं, इतना सॉरी, ये वाली आइस 6 ग्राम है, इतना आइस आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। तो आई होप ये प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मजा आ जाएगी आपको, ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अपने आप में एकदम अल्टीमेट प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में करना है। पहले आप चाहो तो ये सोल्यूशन दे रखा है, इससे आप इसका डेल्टा टीएफ निकाल लो, ठीक है ना। फिर डेल्टा टीएफ जब निकल जाए तो आप क्या करिए सोल्यूट, और क्योंकि हमें जब आइस डिस्प्लेस होगी तो हमें क्या करना है, उस टाइम तक मुझे सॉल्वेंट का मास पता चलेगा, उसी सॉल्वेंट में से जो पानी है उसी में से आइस बनेगा। तो जब सॉल्वेंट का मास मुझे पता चलेगा तो बाद में इसी को -x आइस मान लेते हैं, और फिर आप समझदार है कैसे किया मैंने, ठीक है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और जल्दी से रिवाइज कर दूं ताकि ये सारी समस्या आपको, अच्छा प्रॉब्लम है, इस टाइप की भी प्रॉब्लम ट्रेंडिंग में एडवांस के लिए, इसलिए अच्छे जिसको थोड़ा ध्यान में रखते रहिएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका, है ना, और स्कूल एग्जाम के लिए भूलिएगा नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक बार इस क्वेश्चन को और वीडियो रिमाइंड करके जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं एक बार और थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि बहुत सारे बच्चों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो ध्यान से, आपको ये 1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन दे रखा था, तो और इसका सब KF दे रखा है। तो सबसे पहले इसी सोल्यूशन का डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टीएफ इसका निकालोगे KF इंटू M इंटू वांडा फैक्टर। सुक्रोज के लिए वांडा फैक्टर 1, मोलरिटी दे रखी है देखो 1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन, KF दे रखा था वाटर का 1.86। तो जब तुमने डेल्टा टीएफ निकाल लिया तो डेल्टा टीएफ कितना हो गया 1.86, ठीक है ना। बस इतने से काम अपना बन गया। अब देखो जब डेल्टा टीएफ 1.86 है, इसी सोल्यूशन में सब कुछ मिल रहा है, तो हमारे पास डेल्टा इतना है, तो आपको अच्छे से पता है, इसको मुझे लिखना हो तो KF इंटू M, और जो है इंटू क्या होता है I, फिर से देख लो, तो KF भी 1.86 है। मोलरिटी अगर देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा मोल सोल्यूट, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा देखो मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, अब
1000 ग्राम सोल्यूशन दे रखा है तो ग्राम में सॉल्वेंट भी लिखते हैं, इनटू क्या हो गया 1000 और आई की वैल्यू 1 जानती हैं आप, ये भी कितना हो गया 1.86, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1। अब देखो मोड ऑफ सोल्यूट, तो वेट ऑफ सोल्यूट स्मॉल w मान लो और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है 342, सॉल्वेंट का वेट मान लेता हूं मैं कैपिटल W ग्राम है ना, और इनटू कितना हो गया देखो 1000, थोड़ा और इक्वेट कर लो तो ये देखो कितना हो गया तुम्हारा है ना, यानी 1 इक्वल टू ये हो गया 1000 इनटू स्मॉल w और पूरे का डिवीजन आप देखेंगे तो ये क्या हो गया 340 इनटू कैपिटल W, यानी स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W आप निकालेंगे तो 342 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1000, यानी आपको ये मिल गया कितना 0.342, यानी स्मॉल w इक्वल टू इतना। इसका काम पड़ेगा ठीक ना, अच्छे से इसको याद रख रहिएगा क्योंकि मुझे w पता चल करना पड़ेगा तभी काम बनेगा। फिर देखो सिंस मास ऑफ सोल्यूशन तुम्हें दे रखा है, सिंस मास ऑफ सोल्यूशन तुम्हें दे रखा है और सोल्यूशन का मास कितना है देखो 1000 ग्राम के बराबर। अब जो सोल्यूशन का मास है हेंस, अब देखो मास ऑफ सोल्यूट कितना है स्मॉल w ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है कैपिटल W ग्राम, दोनों मिलके कितने हो गए देखो 1000 ग्राम, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, हमें ये चाहिए इसकी वैल्यू यहाँ रख दिया जाए तो 0.342 और प्लस क्या हो गया कैपिटल 0.342 कैपिटल W और प्लस क्या हो गया W इक्वल टू कितना हो गया देखो 1000, क्लियर हो गया होगा। यहाँ से W आप निकाल लीजिएगा, तो जब W आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 754 है ना, 754 745 बल्कि 745 पॉइंट, ठीक है ना, घर पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा 16 ग्राम। ये है सॉल्वेंट का मास और इसी में से आई डिस्प्लेस होगी और सॉल्वेंट का मास इतना है तो सोल्यूट का मास दिया जाएगा 1000 में से ये घटा दो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 254.84, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, सोल्यूट सॉल्वेंट का मास पता चल गया। तीसरा पार्ट जो मैं दे रहा हूं मैं, अब देखो आपको दे रखा है डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो गया देखो KF इंटू M इंटू वाई। देखो ध्यान से डेल्टा TF क्या होता है T नॉट F माइनस TF, KF दे रखा है 1.86, वन हाफ फैक्टर दे रखा I। अब ये देखो ध्यान से मोलरिटी है मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या बोलो मास सॉल्वेंट, ठीक है ना। और अगर इसको ग्राम में लिखूंगा तो क्या करूंगा मैं 1000 से मल्टीप्लाई और इनटू वन हाफ फैक्टर तो बनी है सुक्रोज के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो गया होगा तो ठीक है ना, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, माइनस कितना कर देना है 3 पॉइंट कुछ आपको दे रखा था, कितना दे रखा था आपको दे रखा था 3.534 ये दे रखा था, कितने डिग्री सेल्सियस तक घटा दिया जाए तो क्या होगा ये देखो 1.86। अब आ जाओ मोल ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मोल कितना हो गया, गिवन वेट कितना है 2.54.84 डिवाइडेड बाय मोलर मास सुक्रोज का 342, मास ऑफ सॉल्वेंट ठीक है इनटू देखो 1000 ऊपर कर दो। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास कितना है देखो 345.16 ग्राम, इसी से तो आई डिस्प्लेस होगी तो माइनस रिड्यूस कर लेता हूं मैं x ग्राम और यहाँ एक लाइन हमेशा लिख लीजिएगा लेट x ग्राम आई से डिस्प्लेसेस है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं लेट x ग्राम आई से डिस्प्लेसेस। अब x सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये वाली भी प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक बार खुद से ट्राई किए होंगे आप, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर A, जिसका आया है बहुत अच्छी बात है और जिसका नहीं आया है तो वो लोग जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो क्या क्या रखा है, आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है, कोई लेने नहीं क्या है, प्योर सॉल्वेंट था अपने पास, ये सॉल्वेंट मैंने बता दिया प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। इसके अंदर हमने क्या किया, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। तो ये देखो अपने पास नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब देखो जब वेपोराइजेशन होगा तो होगा क्या कि यहाँ से जो प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है यही तुम्हारा वेपर के फॉर्म में जाएगा। भाई जो यहाँ बाहर जाएगा तो वो कौन सा मॉलिक्यूल जाएगा, सॉल्वेंट वाला ही पार्टिकल जाएगा। तो यहाँ देखो सॉल्वेंट का पार्टिकल जाएगा और सॉल्वेंट का ही वेपर बनेगा। देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का क्या है, ये वेपर है। सोल्यूट जाएगा क्या इधर, सोल्यूट नहीं जाएगा क्योंकि सोल्यूट तो क्या है नॉन वोलेटाइल। तो जो इक्विलिब्रिया होगी वो किसमें होगी, देखो ये है तुम्हारा लिक्विड सॉल्वेंट, ये क्या है तुम्हारा देखो लिक्विड सॉल्वेंट, यही तो आपने पढ़ा था
है ना, रेट ऑफ वेपोराइजेशन सेम एज रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगी वो किसमें होगी, लिक्विड सॉल्वेंट और वेपर ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये देखो लिक्विड सॉल्वेंट एंड वेपर ऑफ द सॉल्वेंट। बहुत सारे बच्चे ये सोल्यूट मार के आए थे, है ना, गड़बड़ होने वाला है क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। मतलब जो राउल्ट लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, याद करो जब कंपोजिशन ऑफ वेपर बताते थे तो वहां ए और बी दोनों हम लोग वोलेटाइल मानते थे, तभी ना पेपर में वाई और वाई भी दोनों जाता था। अगर उसमें एक सोल्यूट ऐसा हो जो नॉन वोलेटाइल हो तो क्या वो पेपर में जाएगा, क्या तब वो पेपर में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से ये प्रॉब्लम भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके अगले सेक्शन में हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।